हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आप लोगों के पास लेकर के MLIS का एक पेपर, और जिसका पेपर कोड है MLIS 101। जी हाँ दोस्तों, MLIS 01 था, लेकिन अब NEP लागू होने के बाद उसका कोड कर दिया गया है MLIS 101। और एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि ये वीडियो लाने का एक मेरा उद्देश्य है कि जो MLIS के छात्र हैं उनका पेपर यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि MLIS 101 24 जनवरी को है। ठीक है, 24 जनवरी को है। उस उद्देश्य से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको MLIS 101 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने टॉपिक हैं। आज सारी चर्चा हो जाएगी। ये चर्चा होने से एक लाभ ये होगा MLIS के बच्चों को, खास तौर से जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से, उनका सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2023 प्रारंभ होने वाला है। और दिसंबर 2023 का जो सेमेस्टर एग्जाम है वो प्रारंभ होने वाला है जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था। तो MLIS 101 यहाँ पर मैं आप लोगों को जो पुस्तक प्रदान की गई है इस बार MLIS की, वो पुस्तक का MLIS 101 जो पेपर कोड है उसका चैप्टर 1 भी आज हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, और चैप्टर 1 में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो केवल बताएंगे। सारी पुस्तक आपको नहीं हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो लाभकारी हो सकता है 24 जनवरी वाले पेपर के लिए। 24 जनवरी 2024 पेपर प्रारंभ है MLIS का। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य छात्रों को भी लाभ मिल सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के इस वीडियो में MLIS 101। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है हमारा MLIS 101, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक इसी बार मिली है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से। और MLIS 01 था पहले, ठीक है, अब क्या हो गया है 101। ये देखिए, खुद वहीं से काट करके बनाया गया था ये। और ये जो जहाँ से भी पुस्तक मुझे ये मिली है, ठीक है, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये वीडियो आज का जो वीडियो ये बना रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये वर्तमान समय की जो पुस्तक है वो है, और NEP लागू होने के बाद, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के बाद ये चेंज किया गया है जो कोड, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ग्रंथालय सूचना और समाज। आपका पेपर कोड MLIS 101 ग्रंथालय सूचना और समाज। ठीक है, आपके पेपर का नाम है ग्रंथालय सूचना समाज। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी यूनिट है यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर 9 यूनिट है। कितनी यूनिट है टोटल, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 यूनिट है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर आपको हम जो यूनिट है, जो यहाँ पर यूनिट 1 to 9 है, आज हम आपको प्रत्येक यूनिट के विषय में बताएंगे, और प्रत्येक यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आज हम यहीं पर चर्चा कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को एक बार पूरे चैप्टर का नाम एक बार आपकी नज़र में आ जाएगा, आपके दिमाग में रहेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप लोगों के सामने पेपर जब खुलेगा, 24 जनवरी को पेपर है, ध्यान दीजिएगा MLIS के बच्चे, 24 जनवरी को पेपर है। 24 जनवरी 2024 को आपका पहला पेपर है, और जिसका नाम है MLIS 101। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इसमें कितनी यूनिट है, 9 यूनिट है। आज हम बात कर लेते हैं। पहले यूनिट देखिए, आधुनिक समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका, पहली यूनिट। दूसरी है ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के विकास में संबद्ध संगठन और संस्थाएं। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है वो भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। इकाई 3 है सूचना प्रकृति गुण एवं क्षेत्र। इकाई 4 है सूचना एवं ज्ञान गुण अथवा विशेषताएं। इकाई 5 है आपकी संचार प्रक्रिया माध्यम तथा सूचना एवं संचार में अवरोध। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। सूचना उत्पादन विधि एवं स्वरूप, सूचना समाज, ये आपका सामाजिक प्रभाव, ये इकाई 7 है। सूचना समाज आर्थिक प्रभाव, ग्रंथालय एवं सूचना, ये देखिए, ये भी आपका जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ग्रंथालय एवं सूचना नीति, राष्ट्रीय सूचना नीति। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना नीति जो आपका NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भी इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है,
तो इसको जो है इन यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं इन सारी यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर MLIS 01, ये 01 नहीं MLIS 101 हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। और इस बार के जो भी विद्यार्थी हमारे जो भी हमारे चैनल के दर्शक हैं MLIS के छात्र हैं जो भी पेपर देने जाएंगे उनके एडमिट कार्ड में MLIS 101 लिखा होगा, ठीक है ना। उनके एडमिट कार्ड में क्या लिखा होगा MLIS 101। ग्रंथालय सूचना और समाज, ध्यान दीजिएगा एक बात का यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर विषय परिचय दिया गया है, इसको भी हम आपको पढ़ करके बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी बताएंगे कि जितने भी यूनिट है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग के अंतर्गत समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सूचना और ज्ञान आज एक आवश्यक संसाधन और विकास का आधार माना जाता है। किसी भी राष्ट्र और समाज की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक अभिवृद्धि के लिए ज्ञान एवं सूचना एक आवश्यक साधन बन चुका है, ठीक है। सामान्यतः ज्ञान एवं सूचना परंपरागत प्रलेखों, ठीक है, और अपरंपरागत प्रलेखों में निहित होते हैं। जो भी सूचनाएं हैं वो परंपरागत होंगी या अपरंपरागत यहाँ पर होगी। इन विभिन्न प्रकारों के प्रलेखों का अधिग्रहण प्रचुर मात्रा में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों द्वारा उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उसने सूचना सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है भाई। ये तो हो गई, ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र अपने संग्रहित संसाधनों से उपयोक्ताओं की हर संभव सहायता करते हैं। ये बात हो गई कि हमको कोई भी सूचना, ठीक है ना, कोई भी सूचना या तो ग्रंथों से मिलेगी या तो हमको वो सूचना किसी भी इंफॉर्मेशन सेंटर से प्राप्त होती है, ठीक है। प्रस्तुत पाठ में ग्रंथालय सूचना और समाज विषय पर प्रत्येक दृष्टिकोण में प्रकाश डाला गया है। उसकी सूचना, उसकी अवधारणा, उसके बहुआयामी स्वरूप, महत्व आदि के आधार पर इस पाठ को 9 इकाइयों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आइए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इकाई एक, प्रथम इकाई है, इसमें देखिए आधुनिक समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका के अंतर्गत आधुनिक समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों के महत्व, शिक्षा, संस्कृति, सूचना संप्रेषण में उनके योगदान तथा वर्तमान परिवर्तनशील समाज में इसकी विस्तारित भूमिका की विवेचना किया गया है। ये हो गया यूनिट 1। यूनिट 1 के अंतर्गत जो जो चीज़ें आएंगी वो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दी गई हैं। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है जिससे कि आप जब भी पुस्तक खोलें तो आपको तुरंत पता चल जाए कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ना है। दूसरी इकाई है ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के विकास में संबद्ध संगठन एवं संस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणालियों तथा राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केंद्रों में योगदान की विवेचना की गई है। और तीसरी इकाई देखिए सूचना प्रकृति, सूचना का प्रकृति गुण क्षेत्र के अंतर्गत सूचना की अवधारणा, परिभाषा और प्रकार, गुण और क्षेत्र के विषय में विवरण दिया गया है तीसरी इकाई में। अच्छा भाई आगे चलते हैं और चौथी इकाई देख लेते हैं। इसमें क्या है, फोर्थ इकाई में आप देखेंगे, फोर्थ यूनिट में सूचना एवं ज्ञान, गुण अथवा विशेषताएं के अंतर्गत ज्ञान और सूचना के महत्व, ज्ञान की संरचना, विषय जगत की उत्पत्ति, विकास प्रक्रिया, विषय निर्माण विधियां, सूचना एवं ज्ञान की विशेषताओं और ग्रंथालय एवं सूचना अध्ययन में प्रासंगिकता की विवेचना की गई है। सूचना एवं ज्ञान ये आपका इकाई यूनिट जो यूनिट 4 है उसमें है। यूनिट 5 में क्या है, संचार प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया, माध्यम, सूचना एवं संचार के अंतर्गत संचार अवधारणा की उत्पत्ति, संचार के प्रकार, संचार की प्रक्रिया के तत्व, संचार के माध्यम, संयोजक के रूप में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका की विवेचना की गई है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, ध्यान दीजिएगा। छठवीं यूनिट है सूचना उत्पादन विधियां एवं स्वरूप के अंतर्गत सूचना की उपयोगिता, उत्पादन की विधियों और स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। सप्तम इकाई यहाँ पर देखिए, सातवीं इकाई, सातवीं यूनिट है सूचना समाज, सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत सूचना का आधुनिक समाज में प्रभाव, सूचना प्रणालियों एवं सेवाओं का प्रभाव, सूचना के समग्र स्वरूप में समाज पर प्रभाव की विवेचना यहाँ पर की गई है सातवीं इकाई में। आठवीं और नौवीं इकाई की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ चर्चा की गई है। और आठवीं इकाई में क्या है कि सूचना समाज, सूचना समाज आर्थिक प्रभाव, वो सामाजिक प्रभाव था, यहाँ पर आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत सूचना अर्थशास्त्र, सूचना की अर्थशास्त्रीय विशेषताओं, सूचना प्रणालियों एवं सेवाओं का अर्थशास्त्र, ग्रंथालय एवं सूचना अध्ययन में सूचना अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया है। और नवम इकाई है ग्रंथालय एवं सूचना नीति, राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत सूचना
नीति राष्ट्रीय सूचना नीति की आवश्यकता। भारत की राष्ट्रीय सूचना नीति ग्रंथालय तथा सूचना नीति की विवेचना की गई है 9वीं इकाई में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर 9 यूनिट टोटल थी, हमने आपको बता दिया। MLIS 101 में आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? टोटल 9 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, तो इसके पहले यूनिट में जो आपका चैप्टर है आधुनिक समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका, आइए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, आपका जो पहला चैप्टर है वो है आधुनिक समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका। यहाँ उद्देश्य, प्रस्तावना, आधुनिक समाज की आवश्यकताएं, समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका, ये सब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इस इकाई के अंतर्गत आधुनिक समाज में परिप्रेक्ष्य के ग्रंथालयों एवं सूचना केंद्रों की शिक्षा, शोध एवं विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों की भूमिका की समीक्षा की गई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सूचना प्रधान समाज में ग्रंथालयों, सूचना केंद्रों और इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं की भूमिका के संबंध में जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। परिवर्तित समाज संरचना में सूचना के महत्व, आवश्यकता और उपयोग को समझ सकेंगे यहाँ पर। और उपयोक्ताओं की सूचना आवश्यकताओं की अभिपूर्ति हेतु ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूचना समाज के विविध संदर्भों में जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा भाई, आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं विस्तार से क्या यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, आधुनिक समाज की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो वो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तो बताया गया है उसके विषय में। और आधुनिक समाज की आवश्यकताएं हैं। सबसे पहली आवश्यकता यहाँ पर आप देखेंगे कि आधुनिक समाज की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त प्रगति हेतु अनेक आवश्यकताएं। सबसे पहली आवश्यकता आपकी रोटी, कपड़ा, मकान के बाद जो आवश्यकता है शिक्षा। किसी भी समाज की यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह समाज के प्रत्येक नागरिक को सुसंगत बनाने हेतु इसमें सहायक होती है। उत्तरदायी नागरिक समाज के विकास और प्रगति में सहायक होते हैं। अतः समाज का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, यह आधुनिक समाज की प्रथम आवश्यकता है। अनुसंधान एवं विकास। प्रत्येक समाज को विकसित होने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास के कार्यक्रमों में संलग्न रहना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता है। हर जगह अनुसंधान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो आपका आधुनिक समाज है, यहाँ पर जो चैप्टर है आपने देखा ना। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आधुनिक समाज में हम बात करने वाले हैं किसकी। यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक समाज में ग्रंथालयों एवं सूचना केंद्रों की भूमिका क्या है। बात को समझ रहे हैं ना। जो ग्रंथालय हैं हमारे, जो भी लाइब्रेरी सेंटर्स हैं या इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, उनकी क्या भूमिका है उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दिया गया कि आधुनिक समाज में क्या क्या आवश्यकताएं हैं आधुनिक समाज की। तो आधुनिक समाज में सबसे पहले तो रोटी, कपड़ा, मकान हो गया। उसके बाद शिक्षा और अनुसंधान जरूरी है। ठीक है भाई, और सांस्कृतिक विकास भी जरूरी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सांस्कृतिक विकास में क्या लिखा गया कि आधुनिक समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण करना भी आवश्यकता है, क्योंकि इसके संरक्षण से ही उसकी पहचान सदैव के लिए बनी रहती है। आर्थिक संपन्नता। आधुनिक समाज को विकसित होने में आर्थिक संपन्नता एक आवश्यक तत्व है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधुनिक समाज की आवश्यकताएं, अगर आपका प्रश्न आता है कि आधुनिक समाज की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो पहला हो गया शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, और तीसरा टॉपिक हो गया सांस्कृतिक विकास और आर्थिक संपन्नता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्थिक संपन्नता के बाद प्रौद्योगिक विकास हो गया, आध्यात्मिक तथा वैचारिक और सूचना संबंधित आवश्यकता। प्रौद्योगिक विकास में हम लोग देख लेते हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास आधुनिक समाज की एक विशेष आवश्यकता है। आध्यात्मिक, एक सभ्य और आधुनिक समाज के प्रत्येक नागरिक के आध्यात्मिक विकास और वैचारिक उन्नयन की आवश्यकता है। सूचना संबंधी आवश्यकता, आधुनिक समाज को अपने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति हेतु विविध प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि आधुनिक समाज में जो उपर्युक्त वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति और ग्रंथालय में सूचना केंद्रों के अत्यधिक सहयोग, इन सब की पूरा करने में, इन सभी जो भी यहाँ पर आधुनिक समाज की आवश्यकताएं बताई गई, इसको पूरा करने में जो हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है या सूचना केंद्र है या आपका जो ग्रंथालय है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आधुनिक समाज को सूचना समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटीज की संज्ञा दी जाती है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकता अनुसार सूचना एकत्रित कर उसे प्रसारित करते हैं। सूचना को प्रभावी रूप से यथाशीघ्र पहुंचाने की दृष्टि से ग्रंथालयों का मशीनीकरण किया जा रहा है। कंप्यूटर अनुप्रयोग और नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं को स्थानीय स्तर के साथ साथ विश्व स्तर पर भी यथाशीघ्र संप्रेषित किया जाना संभव हो सका है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कोई भी सूचना आज आपके पास है, तो अगर वो सूचना इंडिया में है तो उसको अमेरिका पहुंचते देर नहीं लगेगी। ठीक है, ये किसका अनुप्रयोग है? कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से ये संभव हो पाया है। इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और समाज द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं उसके विषय में बताया गया है यहाँ पर कि समाज ने कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि आधुनिक समाज की अनेकानेक आवश्यकताएं हैं। इसकी अभिपूर्ति हेतु अनेक प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई। शिक्षा, शोध, विकास, जन स्वास्थ्य, जन सुरक्षा, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों, आध्यात्मिक वैचारिक गतिविधियों। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये अगर विस्तृत में भी आ गया, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन में आ गया ना, तो इतनी चीजें जो मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ अगर ये आपके दिमाग में केवल रहेंगी ना, तो आप लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन आराम से लिख करके आ सकते हो। ठीक है, आधुनिक समाज में औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप विविध क्षेत्रों में सूचना की मांग तीव्रता से बढ़ी है। इसकी पूर्ति हेतु संस्थागत तंत्र में तेजी से परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं? ये समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। ठीक है, समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और आधुनिक समाज में औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विकास। ठीक है, आधुनिक समाज में जो औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप विविध क्षेत्रों में सूचना की मांग तीव्रता से बढ़ी है। इसकी पूर्ति हेतु संस्थागत तंत्र में तेजी से परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये समाज की शैक्षिक शोध विकास समझ। एक बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन सब को, ये एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, इसको देख लीजिएगा पहले। क्रियाकलाप और गतिविधियां: शिक्षण, प्रशिक्षण, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संगठन। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं औद्योगिक संस्थाएं। प्रौद्योगिकी विकास में अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान ध्यान रखिएगा कि ये विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों हेतु आधुनिक समाज द्वारा स्थापित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ठीक है, जब शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता हुई, जब शिक्षक की आवश्यकता हुई, तो मानव द्वारा कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई? तो स्कूल खोले गए। ठीक है, यहाँ पर महाविद्यालय खोले गए, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संगठन की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा इन बातों का, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हो रही हैं। आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं शिक्षा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शिक्षा क्या है भाई, और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के विषय में भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा समाज के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक गुणों का योग ही व्यक्तित्व है। शिक्षा संपूर्ण सामाजिक संदर्भ में क्रियात्मक होती है। औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समाज में शैक्षिक संस्थाओं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ये औपचारिक शिक्षा में आता है, जहाँ अध्यापक छात्रों को विभिन्न स्तर की औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना की जाती है जो शिक्षण कार्य में सहयोग उपलब्ध कराते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, जिसे शिक्षण संस्थाओं के बाहर रहकर प्राप्त किया जाता है। दोनों ही प्रकार की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान और विद्वता का प्रसार करना होता है। सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक मूल्यों का निर्माण तथा विकास करना, तकनीकी और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि शिक्षा है क्या भाई। तो सबसे पहले शिक्षा जो है वो एक सभ्य नागरिक, जो समाज का सभ्य नागरिक है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। ठीक है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। कोई भी व्यक्ति का जब सर्वांगीण विकास होगा तभी वह व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करेगा। ठीक है ना, और वो संभव किससे है? शिक्षा के माध्यम से। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इसमें शिक्षा को यहाँ पर दो रूप यहाँ पर है। औपचारिक शिक्षा जो कि हमको विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है,
यहाँ हम थोड़ा सा औपचारिक शिक्षा को डिटेल में देखेंगे। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इसकी व्यवस्था शिक्षकों के माध्यम से विभिन्न स्तर की कक्षाओं में दी जाती है। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा देते हैं, जो छात्र के समुचित विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए प्रत्येक संस्था में ग्रंथालय अनिवार्य है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रंथालय के अभाव में शिक्षा अस्तित्व तो नहीं है, शिक्षा का अस्तित्व, लेकिन इस समय जो है ग्रंथालय की स्थिति है, चाहे वो बहुत ही कम ऐसे विद्यालय हैं, विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, महाविद्यालय में तो फिर भी है। विद्यालय में जो लाइब्रेरी है ना, उसका अस्तित्व तो बहुत गिरता जा रहा है, उसका जो विकास होना चाहिए था वो कम होता जा रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे भविष्य में, जो है कि सरकार जोर तो दे रही है कि हर जगह लाइब्रेरी। अभी बिहार में, बिहार सरकार की बात की जाए तो वहाँ पर अभी चर्चा में है कि वहाँ पर जो है कि एक अच्छी वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन की, और वहाँ पर सभी जो भी इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर जो है कि एक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और वहाँ से छात्र अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सरकार की अच्छी सोच है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि जो छात्र हैं, जो विद्यालय में, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक लाइब्रेरी का होना, ठीक है ना? जहाँ से वो अपने अनेक प्रकार के स्रोत जो उनको चाहिए, शिक्षा से संबंधित जो उनको चीज़ों को इकट्ठा करना है, ठीक है? किसी टॉपिक को वो पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित अगर अन्य किसी तथ्य की आवश्यकता पड़ गई, उनको अगर जानना है, तो उनको जानने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ पर ज्ञान के भंडार के रूप में अनेक प्रकार के ग्रंथ रखे हुए हैं, अनेक प्रकार के तथ्य रखे हुए हैं, जिनके माध्यम से वो वहाँ पर जा कर के और अपनी आवश्यकता के अनुरूप, अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए, औपचारिक शिक्षा हमने देख लिया। औपचारिक शिक्षा, अब अनौपचारिक शिक्षा देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। अनौपचारिक शिक्षा स्वयं शिक्षा है, जिसमें किसी विद्यालय की सहायता के बिना शिक्षा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में जहाँ किसी प्राध्यापक की सहायता न्यूनतम होती है, ग्रंथालय की एक ऐसी संस्था है जो स्वशिक्षा में सहायता करती है। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र सार्वजनिक ग्रंथालय, जो अनेक प्रकार की प्रसार सेवाओं, विविध विधियों के माध्यम इस शिक्षा के सुगम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप समझ गए होंगे अनौपचारिक शिक्षा, इसमें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं में अपने आप में शिक्षा है। और आप जब औपचारिक शिक्षा देख रहे थे तो वहाँ पर विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की बात की जा रही थी, कक्षाओं की बात हो रही थी। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, यहाँ पर स्वयं अनौपचारिक शिक्षा अपने आप में शिक्षा है, और उदाहरण दिया गया इसमें सार्वजनिक ग्रंथालय, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए शोध एवं विकास के विषय में क्या बात की गई है भाई। शोध एवं विकास से संबंधित कार्य विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है। इन संस्थानों से संबद्ध ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र संबंधित विषयों के शोध विस्तार में सशक्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। शोध को आधुनिक समाज का जीवन कहा जाता है, क्योंकि भाई अगर किसी चीज़ पे हम रिसर्च नहीं करेंगे ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी चीज़ में नई खोज नहीं करेंगे ना, नई खोज नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे। आज हम जिस संचार की बात करते हैं, आज हम जिस युग की बात करते हैं, आज के समय में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रही है, तो ये क्या हुआ, ये हमने खोज किया ना, हमने रिसर्च की ना कि हमारी आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने क्या किया, खोज किया, और ये आवश्यक है, तभी हमारा विकास संभव है। अगर हम किसी चीज़ की खोज नहीं करेंगे तो हमारा कोई विकास नहीं होगा, इस बात को आप समझिए, ठीक है। अच्छा भाई, सांस्कृतिक संरक्षण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रंथालय हैं वो किसी राष्ट्र के साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ग्रंथालयों में प्रलेखों का जो संग्रह है, वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के लिए उपयोगार्थ सुरक्षित संरक्षित किया जाता है, और समाज तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए साहित्य का संरक्षण अति आवश्यक है। मानव जाति की सांस्कृतिक धरोहर जो पुस्तकों और अन्य प्रलेखों में निहित है, उसका संरक्षण करने के साथ साथ
ग्रंथालय विशेष रूप से सार्वजनिक ग्रंथालय समाज की रचनात्मक प्रतिभा को भी जागृत करते हैं। ठीक है? जो भी सार्वजनिक ग्रंथालय हैं जिला स्तर पर होते हैं, और मैं तो यही चाहूँगा और सभी सरकारों से, सभी राज्य की सरकारों से या केंद्र की सरकार से गुजारिश करूँगा कि ग्रंथालय मानव के जीवन में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यक्ति के जीवन को व्यक्ति के जीवन को ये एक नई राह दे सकते हैं। इसलिए इन ग्रंथालयों का जो विकास रुका हुआ है, उसको जो राज्य की सरकारें हैं या केंद्र की सरकारें हैं, उसको ये ज़रूर एक नए रूप में समाज के सामने प्रस्थापित करें, जिससे कि हमारा जो समाज है वो सभी सांस्कृतिक तथ्यों को संभाल कर रख सके अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए। ठीक है? आगे हम लोग देखेंगे सूचना संप्रेषण क्या है भाई, थोड़ा-सा सूचना संप्रेषण पे चर्चा हो जाए। तो सूचना संप्रेषण जो है, ध्यान से देखिएगा, सूचना संप्रेषण केंद्र के रूप में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है? सूचना संप्रेषण 2 शब्द हो गया। यहाँ पर सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन और उसका संप्रेषण। ठीक है? यहाँ पर सूचना संप्रेषण या इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी बात हो गई। ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सामाजिक प्रगति के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सूचना सेवा अनिवार्य है। इसके अभाव में किसी भी अनुसंधानिक कार्य की संपन्नता संभव नहीं है। जो भी अनुसंधान किए जाएंगे सूचना के माध्यम से किए जाएंगे। सामाजिक संस्था होने के फलस्वरूप ग्रंथालय का यह आधारभूत उत्तरदायित्व है कि समाज में प्रत्येक वर्ग हेतु वांछित ज्ञान एवं सूचना सामग्री संग्रहित करे। ग्रंथालय सूचना का प्रसारण अनेक माध्यमों से करता है। नवीन संग्रहित अध्ययन एवं सूचना सामग्री की सूचना प्रसारण करना, पत्र पत्रिकाओं का यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, अनुक्रमणिका, सार संक्षेप, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा भाई, ये आप समझ गए होंगे सूचना संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण ही यहाँ पर उपयोग देखने को मिलता है हमारे समाज में। ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ देख लेते हैं। तो ग्रंथालय सूचना का संप्रेषण अनेक माध्यमों से करता है। नवीन संग्रहित अध्ययन सामग्री, सूचना सामग्री के प्रसारण करना, पत्र पत्रिकाएँ और नवीनतम आलेखों की अनुक्रमणिका, सार संक्षेप, ये सब तैयार करना। और यहाँ पर एक देख लेते हैं आध्यात्मिक और वैचारिक विकास, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्रंथालयों में यहाँ पर देखिए, ग्रंथालयों में विभिन्न वर्गों के पाठकों की आवश्यकता को देखते हुए विविध प्रकार के साहित्य को संग्रहित किया जाता है। सूचना संबंधी साहित्य, मनोरंजनात्मक और प्रेरणादायक साहित्य, 3 प्रकार यहाँ पर बाँटा गया। अच्छा भाई, 3 प्रकार में यहाँ पर बाँट दिया गया। बौद्धिक, मनोरंजन एवं अतिरिक्त समय का सदुपयोग। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई अतिरिक्त समय आपके पास है, ठीक है? जिनको समाज में मानव के सर्वांगीण विकास, भौतिक मनोरंजन के साथ-साथ बौद्धिक मनोरंजन भी बहुत ही आवश्यक है। ग्रंथालय अपने पाठकों की रुचि के अनुसार स्वस्थ श्रेणी का ऐसा साहित्य उपलब्ध करा सकते हैं जिससे उनका बौद्धिक मनोरंजन हो सके। ठीक है? बौद्धिक मनोरंजन की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, वो उससे उनको उनका बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है? यहाँ पर बात की जा रही है। ग्रंथालय सूचना के केंद्र तथा परिवर्तित समाज। ध्यान देखिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा। ग्रंथालय जो है वो सूचना के केंद्र जो हैं वो, और परिवर्तित समाज की बात। अभी तक पूर्व के अनुभवों में शिक्षा, सोच, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म आदि के क्षेत्र में ग्रंथालयों की परंपरावादी भूमिका के संबंध में विचार किया गया। अब आगे परिवर्तित समाज, हमारे ग्रंथालय से हमारे जो ग्रंथालय है या जो सूचना के केंद्र है, उससे हमारे समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है। आधुनिक समाज में सभी क्रियाकलाप सूचना पर आधारित हैं, इसलिए आधुनिक समाज को सूचना समाज कहा जाता है। जो आधुनिक समाज है वो क्या है? सूचना समाज है। ठीक है? इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। नवीन से नवीन क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सूचना किस प्रकार से शीघ्र, प्रभावी, जिज्ञासु प्रयोक्ता के पास पहुंचाई जाए, इसका उद्देश्य प्राप्ति के लिए ग्रंथालयों का मशीनीकरण कम। अभी हम बात कर चुके हैं कि जो भी है इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो ये जो परिवर्तित समाज है, वर्तमान समाज में विभिन्न संस्थाएं, संघ, संगठन, व्यक्ति एक संयुक्त संदेशवाहक साधनों द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। नवीनतम सूचनाओं और ज्ञान को राष्ट्रीय समुदाय के विकास का प्रमुख अंग मानते हुए कृषि, उद्योग, यहाँ पर तकनीकी आदि क्षेत्रों की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्रंथालय, सूचना तथा परिवर्तित समाज के विषय में। ठीक है? और एक चीज़ हम बता देंगे कि आज की जो इकाई 1 थी उसमें यही था,
और अगली इकाई जो होगी हमारी वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के विकास में संबंध संगठन और संस्थाएं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो यूनिट है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, देख रहे हैं ना, यूजीसी, राजा राम मोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, ये देख लीजिएगा, यूनिसिस्ट हो गया, इनिस हो गया, एग्रिस हो गया, निशात हो गया, इंसडॉक हो गया, नासडॉक हो गया, डेसीडॉक हो गया। ये सब राष्ट्रीय सूचना और प्रलेखन केंद्र हैं और इनको आप पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में अपने, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में इन सभी पर चर्चा के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे अगली वीडियो का। और एमएलआईएस के जो भी छात्र हैं जिनको पेपर देना है 24 जनवरी को एमएलआईएस 101 का पेपर देना है, अगर वो चाहते हैं कि उन लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर चर्चा हो जाए। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये यूनिसिस्ट ये हो गया या इनिस हो गया, एगिस हो गया, ये सभी आपका शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निसात हो गया, इंसडॉक हो गया, नॉसडॉक हो गया, डेसीडॉक हो गया। एक बात बता दूं आप लोगों को, अभी मैं आप लोगों का देख रहा था असाइनमेंट पेपर जो आप लोगों ने लिख करके जमा कर दिया होगा। असाइनमेंट पेपर मैं आप लोगों का देख रहा था 2023 वाला, ठीक है, जुलाई सेशन वाला। वहाँ पर इंसडॉक, नासडॉक, ये डेसीडॉक, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं। एग्रीज भी मुझे लग रहा है वहाँ पूछा गया है। तो इस टाइप में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो है इम्पोर्टेंट यूनिट जो है उस पर हम लोग थोड़ा अच्छे से चर्चा कर लेंगे। और जब इस पर एक बार चर्चा हो जाएगी ना, तो आपके मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें जब रहेंगी ना, तो जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल आसानी से किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, इन सारी चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो यूनिट सेकंड पर चर्चा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एमएलआईएस के छात्रों से मैं ये चाहूँगा कि वो लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि किस टाइप से और आप लोगों को ये बताया जाए, तो ये आप लोगों के लिए सुगम रहेगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी साथियों को, जो भी बीएलआईएस के हमारे साथी हैं जो पेपर दे रहे हैं, उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कल है 22 जनवरी 2024 और कल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 22 तारीख के पेपर थे, ठीक है ना, उनको टाल दिया गया है 10 फरवरी पे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 22 तारीख का पेपर आपका टल गया है। वीडियो है हमारे चैनल पर, वो देख लीजिएगा पूरी वीडियो, आपको समझ आ जाएगा कि 22 तारीख को कौन कौन से पेपर थे जो टाल दिए गए हैं, ठीक है। और 24 तारीख को शुरू हो रहा है MLIS 101 आपका MLIS का पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का पेपर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।